नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी जीके की पाठशाला में और मैं पढ़ा रही हूँ आपको कंप्लीट हिस्ट्री। तो दोस्तों, जैसे कि हम बाबर के बारे में पढ़ रहे थे कि 12 साल की अवस्था में, एक छोटी सी अवस्था में उसने शासन को संभाला, लेकिन कुछ लोगों ने उसे शासन नहीं करने दिया और उसे मजबूरी के चलते कहाँ भाग जाना पड़ा? अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान में एक जगह है काबुल, वहाँ पर जाकर उसने अपना शासन स्थापित किया। और जब वह काबुल में रहकर अपना शासन स्थापित कर लेता है तो उसके बाद वह अपनी एक मजबूत सेना बनाता है। और कम सेना होती है उसके पास, लेकिन उस सेना को वह बहुत ट्रेंड कर देता है और इसी के चलते फिर वह इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में हराता है, जो 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। और जब इस युद्ध में हरा देता है तो फिर वह भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। तो दोस्तों, इसी टॉपिक से रिलेटेड हम आगे और पढ़ेंगे अभी। तो देखते हैं अपनी आगे की क्लास में हमने और क्या क्या पढ़ना है ना। और उससे पहले हम क्या सुनते हैं, एक मोटिवेशनल कोट सुनते हैं। तो दोस्तों, क्या कहता है हमारा आज का सुविचार या मोटिवेशनल कोट कह लीजिए। तो दोस्तों, वह कहता है कि एक अच्छा ज्ञान हमारे दिमाग की एक अच्छी खुराक है। जिस तरह से हम दवाई खाते हैं ना अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, कभी हम बीमार पड़ जाते हैं तो हमें एक अच्छी दवाई तो चाहिए होती है जिससे हम स्वस्थ हो जाएं, अच्छे से जल्दी से स्वस्थ हो जाएं और फिर से वही काम करने लग जाएं। तो वैसे ही दोस्तों, एक अच्छा ज्ञान भी है जो हमारे दिमाग को तंदुरुस्त करता है, एक तरह से हमारे दिमाग की एक्सरसाइज करवाता है। इसलिए हमें कहते हैं कि रोज़ रोज़ कुछ ना कुछ ज़रूर पढ़ना चाहिए। इसलिए हमारा यह कर्तव्य है दोस्तों कि हम अपने दिमाग में अच्छे से अच्छी नॉलेज भरें और उसका रोज़ कहीं ना कहीं यूज़ करें। और अच्छे से अच्छी नॉलेज जो है हमें प्रतिदिन लेनी चाहिए। एक दिन में तो कुछ भी नहीं मिलता, इसलिए हमें जो नॉलेज है वो हर रोज़ लेनी चाहिए, है ना। तो दोस्तों, एक कहावत भी है ना कि अच्छे लोग और अच्छी किताबें तुरंत समझ में नहीं आती। तो इन्हें समझने के लिए, जानने के लिए हमें रोज़ थोड़ा थोड़ा प्रयास करना पड़ता है। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ दोस्तों हम अपनी आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो क्या करा बाबर ने? बाबर ने 1504 में काबुल को जीता। फिर वह काबुल में रहकर ही लगातार अपनी सेना को प्रशिक्षित करता रहा और अपने शासन को और बेहतर बना रहा था। वह 1519 में बाबर भारत पर अपना पहला आक्रमण करता है और यह आक्रमण कहाँ होता है? भेरा नामक जगह में। कहाँ होता है पहला आक्रमण बाबर का? भेरा नामक जगह में होता है। और जो ये भेरा नामक जगह है ना, ये पंजाब में आती है। पंजाब पर बाबर इसलिए आक्रमण करता है क्योंकि बाबर कहता है कि ये हमारे पूर्वजों की भूमि है। पूर्वज हमारे जो थे वो शासन करते थे यहाँ, कहाँ पर? पंजाब पर। इसलिए कहता है कि पंजाब पर हमारा वैधानिक अधिकार है। क्या है? पंजाब पर हमारा वैधानिक अधिकार है। ऐसा कौन बोलता था? ऐसा बोलता था बाबर। फिर इसी युद्ध में, भेरा के युद्ध में, बाबर क्या करता है? बारूद का और तोपों का प्रयोग करता है। और इस आक्रमण को करने के लिए उसके पास क्या कारण थे बाबर के पास? तो ये भी तो हमने जानना चाहिए। ऐसे ही तो युद्ध नहीं कराएगा ना, कुछ तो कारण होंगे। तो एक तो पश्चिम की जो थी प्रतिकूल परिस्थितियां हो रही थी, और काबुल से भी, जो काबुल में जहाँ रह रहा था वह, तो वहाँ से उसे कम आय प्राप्त हो रही थी। इसलिए बाबर क्या करना चाहता था? पंजाब पर कब्जा करना चाहता था, क्योंकि यहाँ पहले बाबर के पूर्वजों का शासन हुआ करता था और बाबर को अपने शासन को
और सेना को अच्छे से बनाए रखने के लिए बहुत सारे धन की ज़रूरत थी, जो काबुल में रहकर उसकी पूरी नहीं हो पा रही थी। अब 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध होता है और इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच यह युद्ध होता है, जिसमें बाबर जीत जाता है और इब्राहिम लोदी हार जाता है। इस युद्ध के बाद भारत में क्या होता है, मुग़ल साम्राज्य की स्थापना होती है। किसकी? मुग़ल साम्राज्य की स्थापना होती है। अब मुग़ल इतिहास के कुछ स्रोत जान लेते हैं। जो मुग़ल काल में क्या होती है, आत्मकथा। जो मुग़ल काल में आत्मकथा है ना दोस्तों, तो वो आत्मकथा व्यक्ति अपने आप लिखता है अपनी आत्मकथा, और जो जीवनी होती है वो कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है जीवनी। ठीक है। अब तुजुके बाबरी जो है, इसे बाबरनामा भी बोलते हैं और यह बाबर की आत्मकथा है। तो आत्मकथा तो मैंने आपको बताई ही, आत्मकथा खुद अपने आप लिखी जाती है अपने लिए। तो यह बाबर ने ही लिखी थी, और लिखी थी किस में? तुर्की में लिखी थी। तुर्की भाषा में बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी, जिसका नाम था बाबरनामा। बाबर को तुर्की और फ़ारसी का बहुत अच्छा ज्ञान था। तुजुके बाबरी में बाबर क्या करता है? ग्वालियर साम्राज्य की प्रशंसा करता है। किसकी? ग्वालियर साम्राज्य की प्रशंसा करता है, और दो राज्यों का उल्लेख भी इसमें करता है। एक है विजयनगर और दूसरा है मेवाड़। विजयनगर के राजा कौन थे? राजा कृष्णदेव राय। और मेवाड़ जो थे वो थे राजा राणा सिंह। मेवाड़ के राजा कौन थे? राणा सांगा। विजयनगर के कृष्णदेव राय और मेवाड़ के राणा सांगा। ठीक है। अब बाबरनामा जो है तुर्की साहित्य की अत्यंत प्रसिद्ध आत्मकथा मानी जाती थी। जब यह आत्मकथा बहुत प्रसिद्ध थी तो इसका फ़ारसी में अनुवाद करवाया, और इसका फ़ारसी में अनुवाद किसने किया था? पायंदा खां और अब्दुल रहीम खाने खाना ने। किसने? पायंदा खां और अब्दुल रहीम खाने खाना ने इसका अनुवाद किया। अब्दुल रहीम खाने खाना अकबर के समय का था, और इसमें भारत को कारीगरों का देश भी कहा गया है। किसको? बाबरनामा में यह उल्लेख किया गया है कि भारत जो है कारीगरों का देश है, ऐसा बाबरनामा में कहा गया। अब आपको पता चल गया ना बाबरनामा क्या थी। तो बाबरनामा जो थी वो बाबर की आत्मकथा थी, जो बाबर ने स्वयं अपने आप लिखी थी अपने लिए, लेकिन यह तुर्की भाषा में थी, और इसका कराना था फ़ारसी में अनुवाद। तो फ़ारसी में अनुवाद किससे करवाया? पायंदा खान और अब्दुल रहीम खाने खाना से। ठीक है। अब है हुमायूंनामा। अब क्या आती है? हुमायूंनामा। और हुमायूंनामा जो है एक जीवनी है। अब हुमायूं की जीवनी जो है वो किसी और ने लिखी है, और वो किसने लिखी है? गुलबदन बेगम ने लिखी है। ये होती है हुमायूंनामा, मतलब आत्मकथा और जीवनी। आत्मकथा अपने आप के लिए, और जीवनी है जो वो दूसरे व्यक्ति के लिए, दूसरा व्यक्ति जीवनी लिखता है। अब अकबरनामा जो है ये अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। अकबरनामा के 3 भाग हैं। अकबरनामा के 3 भाग हैं, और तीसरे भाग को भी 5 भागों में बांटा गया है। पर अकबरनामा के एक भाग में क्या है? आईने अकबरी लिखी गई है, और एक भाग में अबुल फजल की आत्मकथा लिखी गई है। तो अकबरनामा हो गया, आईने अकबरी हो गया, और अबुल फजल की आत्मकथा हो गई। ये तीनों किसने लिखे हैं? ये अबुल फजल ने ही लिखे हैं। मतलब पूरी अकबरनामा जो है वो अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है। अब मुंतखाब उल तवारीख, ये अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा लिखी गई। मुंतखाब उल तवारीख, इसमें अकबर के शासनकाल का क्रमबद्ध इतिहास है। मुंतखाब उल तवारीख जो अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा लिखी गई, इसमें अकबर के शासनकाल का क्रमबद्ध इतिहास है। इसमें अकबर की धार्मिक नीति का विरोध किया गया है। धार्मिक नीति का क्या करा गया है? विरोध किया गया है। मुंतखब उल तवारीख में बदायूनी ने रामायण, महाभारत, राजतरंगिणी,
सिंहासन बत्तीसी, इन सब का फ़ारसी में अनुवाद भी कराया। मुंतखाब उल तवारीख में बदायूनी ने रामायण, महाभारत, राजतरंगिणी, सिंहासन बत्तीसी, इन सब का फ़ारसी में अनुवाद करवाया। तो दोस्तों, ये थे हमारे सारे टॉपिक और आपको बहुत इजी लैंग्वेज में समझ में आ गया होगा। मैं बहुत इजी वे में आपको समझा रही हूँ, समझाना चाह रही हूँ। कोई ज़्यादा टफ़ तो नहीं है वैसे। और जो मुग़ल शासकों के बारे में है, जितना भी नॉलेज है वो सब बहुत इजी है, आप आराम से याद कर सकते हैं ना। तो मैंने आपको पुस्तकें भी बताई हैं और उसके बारे में भी बताया है। और अगर आपको थोड़ा बहुत समझ में नहीं आया होगा तो आप एक बार रिपीट करके और देख लीजिएगा, ठीक है। फिर तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में। थैंक यू।